हरिद्वार का रुड़की इन दिनों गुलदारों की दहशत में जी रहा है। रुड़की के अलग अलग इलाकों में कई गुलदारों की घुसपैठ का दावा किया जा रहा है। वन विभाग के निर्देश पर वन कर्मियों की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। 2 दिन पहले मंगलौर के कुरडी गांव में ग्राम प्रधान की पत्नी का शव लहूलुहान हालत में खेत में मिला था। उस मौत के पीछे भी गुलदार का ही हमला माना जा रहा है, क्योंकि मौके पर गुलदार जैसे ही पैरों के निशान देखे गए। फिर नगला इमारती में भी 10 बकरियों के मरने की सूचना मिली। इसके अलावा कलियर के इमलीखेड़ा और भगवानपुर में भी गुलदार के होने की खबर है। वन विभाग के अधिकारी हैरान है कि आखिर इतने सारे गुलदार रिहायशी इलाकों में कैसे और कहां से आए। सरकारी अस्पतालों के बीच बेहतर तालमेल और मरीजों की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने रेफरल नीति जारी की है। इस नीति को उत्तराखंड में भी लागू किया जा रहा है। नई रेफरल नीति के तहत अब किसी अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को ऐसे ही दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ पाएंगे। पहले डॉक्टर्स को दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से बात करनी होगी। बेड की उपलब्धता होने पर ही दूसरे अस्पताल में मरीज को डॉक्टर स्थानांतरित कर पाएंगे। दूर अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि इस नीति का पालन होने से मरीज अब दर दर नहीं भटकेंगे और उन्हें बेहतर इलाज मिल पाएगा। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है। दूर दराज के क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में CHC और अन्य अस्पतालों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की धामी कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जोशीमठ भू धसाव ट्रीटमेंट योजना 17 महीने बाद भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। इससे आपदा प्रभावित लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जनवरी 2023 में भू धसाव के बाद जोशीमठ के ट्रीटमेंट विस्थापन और पुनर्वास का काम धामी सरकार ने युद्ध स्तर पर करने का ऐलान किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपदा प्रभावित लोग और उनके लिए लड़ने वाली संघर्ष समिति आरोप लगा रही है कि सेना, ITBP, NTPC हेलंग बाईपास के निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। निजी निर्माण कार्य भी जारी है, लेकिन जोशीमठ ट्रीटमेंट योजना के तहत कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में क्या फिर आएगी जल प्रलय? ये सवाल इसलिए क्योंकि खतरे में है देश का सबसे बड़ा टिहरी डैम। भीषण गर्मी के कारण उत्तराखंड में भी नदियों का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। टिहरी जिले के खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगना नदी और गौमुख उद्गम स्थल से निकलने वाली भागीरथी नदी के प्रवाह में बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की इन दोनों सहायक नदियों के प्रवाह में बढ़ोतरी की बड़ी वजह ग्लेशियर है। पहाड़ों में अभी बहुत ज्यादा बारिश शुरू नहीं हुई है, इसके बावजूद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टिहरी बांध परियोजना में कामों के चलते THDC ने बिजली उत्पादन रोका हुआ है। THDC झील के गेट बंद होने और नदी के बढ़ते प्रवाह से टिहरी झील में लगातार पानी की बढ़ोतरी हो रही है। ऋषिकेश में बुधवार को सुबह से तेज बारिश हुई, जिससे खारा स्रोत नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी में खड़े पर्यटक और स्थानीय लोगों के वाहन फंस गए। कई सूचना पर पहुंची SGRF की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद JCB के जरिए वाहनों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की 2 नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने 6 दिन बाद सुराग लगाते हुए दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया है। दोनों नाबालिग लड़कियों को UP के मुजफ्फरनगर से खोज निकाला गया। इस मामले में पुलिस ने एक लड़की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी नाबालिग है जो बनभूलपुरा का ही रहने वाला है। बाकी UP के बदायूं और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक किशोर ने लड़कियों को बहलाया फुसलाया, फिर चारों आरोपियों ने आगे भागने में उनकी मदद की। नाबालिग आरोपी दूसरे समुदाय का है, इसलिए मामला संवेदनशील था। हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया, इसलिए भी पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव था। उधम सिंह नगर में खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। घटना दिनेशपुर इलाके की है। वन विभाग के मुताबिक टांडा रेंज के जंगल से अपने झुंड से बिछड़कर एक हाथी जयनगर गांव में आ गया था। जब हाथी गांव से वापस जंगल जा रहा था तो खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और हाथी के शव को क्रेन के सहारे उठाकर ले गए। मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं ग्रामीण, वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है।
देहरादून जिला प्रशासन ने हरे देहरादून पहल के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है। डीएम सोनिका ने बताया कि अभी तक करीब 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने के लिए कॉल्स मिले हैं। ज्यादातर सड़क क्षेत्र में पेड़ लगाने की इच्छा लोगों ने जाहिर की है। इसके अलावा कई निजी क्षेत्र भी हैं जहां पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाने से पहले लोगों को पेड़ की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई जा रही है। हरे देहरादून पहल कार्यक्रम के तहत विकासनगर, सेलाकुई समेत बिष्ट गांव में 120 पौधे लगाए जा चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। बुधवार सुबह सोनू हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। हेलीपैड पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बाद में कई प्रशंसकों ने सोनू के साथ फोटो भी खिंचवाए। सोनू ने आम तीर्थयात्रियों की तरह ही मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव की आराधना की, जलाभिषेक भी किया। केदारनाथ में सोनू निगम ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। सोनू यहां से बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे और वहां पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। यहाँ लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।